हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजिसा एजुकेशन व पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का सोशल साइंस का पेपर, जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, अभी पढ़ाई का टाइम है, कम टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प का चयन करें। भारत का अंतिम वायरस था, यानी भारत के जो ब्रिटिश शासन था उसमें अंतिम वायरस यानी कौन था, गवर्नमेंट में कौन ब्रिटेन का मेन अधिकारी कौन था? लॉर्ड माउंटेन बेंटन, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन इरविन, यानी इसमें असही है लॉर्ड माउंटन बेंटन। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने, वारन हेस्टिंग ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, हॉल्ट मैकेजी ने। तो इसमें सही है चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? खनिज, जल, मृदा या उपयोग सभी? तो प्राकृतिक जल संसाधन में बच्चों आएगा खनिज भी आएगा, जल भी आएगा, मृदा भी आएगा, तो उपयोग सभी इसमें 10 सही है। अगला सवाल है बच्चों, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसको क्या कहा जाता है? विधायक, पार्षद, सरपंच या सांसद? इसको बोला जाता है सांसद। अगला सवाल है, भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? भारत में रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1819, 1918, 1821, 1919? तो इसमें सही है 1919। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग? इसमें असही है सूती वस्त्र उद्योग। अगला सवाल है, निम्न में से सम्मिलित कीजिए, यानी आपको इसमें मिलान करना है कौन सा किससे मिला हुआ है। ईवीएम, ईवीएम क्या है आपको पता है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इसका फर्स्ट का ब है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1929 में। बंगाल विभाजन 1905। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। देखो बच्चों, मैं आपके लिए सुविधा के लिए कितना अच्छे से पेपर बना के लेकर आता हूँ, तो आपका एक फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। मेरे चैनल का प्लीज़ सपोर्ट करें। अगला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे, क्या कहते हैं? मैसूर के शासक थे। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। खाली जगह में आएगा या खाली जगह यहाँ संसाधन आ जाएगा। अगला सवाल है, समानता का अधिकार एक खाली जगह में आएगा मौलिक, क्या आएगा? मौलिक। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम खाली जगह ने संगठित किया? शिवाजी। मराठा की जो शक्ति थी उसने किसने की थी? शिवाजी ने। नगर परिषद के अध्यक्ष को खाली जगह कहते हैं सभापति, क्या कहते हैं? सभापति। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के नाम लिखिए, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है और कम कहाँ से है? कहाँ के? तो राजस्थान में सबसे साक्षरता ज़्यादा है कोटा में। कहाँ है? कोटा। और न्यूनतम जिला है जालोर। कहाँ है? जालोर में। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है, बहुमत की निरक्षरता से चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न हो, आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किसी प्रकार भेदभाव ना हो, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। अगला सवाल है, स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम क्या है?
मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने तथा उसकी सहभागिता प्रदान बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम के सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और सार्वजनिक सहभागिता को सुविधा कहते हैं। यानी जो मतदाता होते हैं उसको जागरूक करना और उसको प्रशिक्षित करना, उसको प्रशिक्षण देना कि भाई जागरूक कैसे किया जाए, उसको स्वीकृत कहते हैं। स्वतंत्रता न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, आशय बताइए। वह न्यायपालिका जिस कार्यों में विधेयिका, कार्यपालिका या सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होता है उसे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। इस प्रकार की न्यायपालिका को शक्तियां सीधे संविधान से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती घुमुत खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इसमें वनों को काटकर या जलाकर खेत तैयार किया जाता है। यानी झूम खेती ऐसे उसको कहते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ या जंगले होते हैं, ज़्यादा मैदान बने होते हैं, उसको जलाकर मैदान बनाया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है। जो आदिवासी लोग करते हैं उसको झूम खेती कहते हैं। सिपाही को नए काश्तकार ऊपर क्यों ना ऐतराज था? जो सिपाही थे 1857 क्रांति पहले जो काश्तों पे जगह निकालता, सिपाही नाराज क्यों थे? सिपाहियों को नए काश्तकारों के प्रयोग में ऐतराज था क्योंकि एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त होने वाले कास्तूरों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोला जाता होता है। इन कास्तूरों का मुंह बंद करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये बात हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों के सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक थी क्योंकि इस कार्य में उनका धर्म नष्ट हो माना जाता था और इसलिए सैनिकों ने कास्तूरों को उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। यानी जब 1857 क्रांति पहले भारतीय जो सैनिक थे हिंदू और मुस्लिम, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो राइफल थी उसके ऊपर एलिफेंट जो बंदूक थी उस गोली के ऊपर एक चर्बी लगती थी, उसमें सूअर और गाय के दोनों की मिक्स चर्बी थी। तो इसलिए सैनिकों ने कहा कि हमारा इससे धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए हमेशा कास्तूर को हाथ नहीं लगाएंगे। अगला सवाल है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है? देश के सभी वैश्विक नागरिकों को मत देने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय समिति हो, सभी को मत का अधिकार है। यानी सार्वभौमिक सभी को, ऐसा कोई नहीं धर्म के आधार पर वोट दो, ऐसा नहीं, सभी को धर्म के आधार पर कैसे भी, धर्म निरपेक्ष हमारा देश है, सभी 18 साल से ऊपर है उनको मत देने का अधिकार है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? वर्तमान समय में पेट्रोलियम उसके निमित्त उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्कैन और मूल्यवान होने वाले के साधन की मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है कि आज हर जगह डीजल, पेट्रोल की मांग ज़्यादा है, मांग ज़्यादा होने के कारण इसको काला सोना कहा जाता है। अगला सवाल है 13वां, प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया में क्या अंतर है आपको बताना है। प्राथमिक क्रिया में उन मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन, निष्कर्षण से होता है, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन आदि। जबकि तृतीय क्रिया वह मानवीय क्रिया है जिसके द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, व्यापार, बीमा, बैंकिंग आदि। अगला सवाल है, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि प्रिय विद्यार्थियों मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, परंतु मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रारूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसलों जैसे काजू, कवा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती है। इसमें बड़े पैमाने श्रम पूंजी के साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है क्योंकि कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के पर या पास के कारखानों में किया जाता है। 14वां सवाल है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? इस श्रेणी पहले हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग। इस श्रेणी में उद्योगों में कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादनों का उपयोग किया जाता है। ये अन्य उत्पादों का पोषण नहीं करते हैं। इसमें सूती वस्त्र, चीनी, डेयरी उत्पादन आदि उद्योग है। यह तो है कृषि आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योगों से, इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिज वयस्कों को
का प्रयोग किया जाता है। ये अन्य दूसरे उद्योगों का पोषण कार्य भी करते हैं। इसमें लोहे इस्पात तांबा शोधन आदि उपयोग है। अब 15वां सवाल, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों? जब विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है क्यों? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से वृद्धि का मुख्य कारण है लोगों की स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में वृद्धि होना। इसमें मृत्यु दर में कमी आई, लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। अतः इसमें लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का प्रभावित कारण है। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने का एक ही कारण है मृत्यु दर कम होना। जन्म दर ज़्यादा है, बच्चे जन्मते, लोग मनुष्य जन्मते ज़्यादा हैं, परंतु इतनी आज टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी सेवा हो गई है, क्योंकि मृत्यु कम होती है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। अगला सवाल है, प्रायस्यवादी शिक्षा के विरोध में अंग्रेजों के नाम लिखे। जो प्रायस्यवादी जो शिक्षा थी उसके विरोध में कौन कौन अंग्रेज थे? पहला था लॉर्ड मैकाल और तथा जैसम मिल। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र में 2 योजना का नाम लिखे। पहली है भामाशाह रोजगार सृजन योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगला सवाल है 17वां, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक सामान्य थी? नाम लिखो। 1857 क्रांति में 6 सैन्य सामान्य थी। कितनी थी सैनिक सामान्य? 6। पहली थी नसीराबाद, दूसरी थी निसम, अनीपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जरूर आपके परीक्षा में आएगा 100%। हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझे? अपने शब्द में 3 वाक्य लिखिए। किसी व्यक्ति समुदाय को समाज की मुख्य धारा में अलग कर देना, अलग हो जाना हाशियाकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय कुछ समूह निम्न सामाजिक स्तर का जीवन जीते हैं और वे शैक्षिक व अन्य साधनों में अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं। अथवा में आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, इसके 2 कारण हैं, निम्नलिखित हैं। आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिसमें उसकी आजीविका का साधन समाप्त हो रहे हैं। आदिवासी को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पालन करना पड़ता है, जहाँ वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का मजबूर है। 19वां सवाल है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। FI दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ करती है, इन गवाहों को बयान दर्ज करती है तथा सबूत एकत्रित करती है। यदि पुलिस ये समझती है कि आरोपी वास्तव में दोषी हैं तो उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करती है। यानी जो पुलिस है, जो सबसे पहले FI दर्ज करा, जो सामने वाला व्यक्ति FI दर्ज करता है और उसके बाद उसकी जांच होती है, जो भी झगड़ा होता है, ऐसा कुछ भी चोरी होती है, और जब वो दोषी पाया जाता है तो उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। 19वां सवाल और 20वां सवाल है, राजस्थान के मानचित्र के निम्नलिखित अंकित करें। जब राजस्थान का जो मानचित्र है और उसमें कौन सी जगह कहाँ है उसको आपको दर्शाना है। यानी 20वां सवाल है, राजस्थान में मानचित्र के बीकानेर कहाँ पे है, उदयपुर कहाँ पे है, भीलवाड़ा कहाँ पे है और जयपुर का इस नक्शे को देखकर आपको बताना है। 21वां सवाल थोड़ा कट गया है, जलवायु के बारे में बताना है, उच्च स्वास्थ्य के बारे में बताना है, कार्बनिक पदार्थ और समय के बारे में, इसके बारे में बताना है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी इसमें। अथवा में आपके मृदा के निम्नीकरण के मुख्य कारण और इसमें रोकने तथा इससे संरक्षण के उपाय को विस्तार से समझिए। मृदा निम्नीकरण के कारण प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। मृदा के निम्नीकरण के में सही कार्यों में वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़ आदि का प्रमुख है। मृदा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के निम्नलिखित मुख्य विधियां हैं। पहली विधि है मलस बनाना। इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावर्ती भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल के ढल की जाती है। इस विधि का मृदा की आवृत्ति बनती है। दूसरा है वैदिक कार्य, क्या करना है? वैदिक कार्य। तीसरा है समूह से रेखी जुताई और छठा है रक्षक मेखाल और चौथा है रक्षक मेखाल और पांचवा चट्टान बांध का निर्माण। 22वां सवाल है, जनसंख्या में विश्व में जनसंख्या के आसमान वितरण
असमान वितरण क्या कारण है? तो पहला है भौगोलिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, तीसरा सांस्कृतिक कारण और चौथा है आर्थिक कारण। तो भौगोलिक कारण कौन सा है? विश्व के जिन क्षेत्रों में धरातलीय बनावट, जलवायु, मृदा जल की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में खनिज भंडार मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल पाए जाते हैं, वहाँ पर सघन जनसंख्या, अन्य संसाधनों पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। और सामाजिक कारण है, जिन क्षेत्रों में अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की प्राप्त सुविधा, शांति और व्यवस्था की प्राप्त सुविधा, वह क्षेत्र सघन बसे हुए होते हैं। सांस्कृतिक कारण, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी लोगों को निवास के लिए आकर्षित करते हैं। आर्थिक कारण, औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों लोगों को बचने के लिए आकर्षित करते हैं और क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपके ये सवाल आएगा। अब बस तैयारी करते रहिए। आपको ये सवाल नहीं आता है जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या के समझ में किस प्रकार मदद करते हैं? 23वां सवाल है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताया? अंतिम मुगल बादशाह जफर थे, उन्होंने कैसे अपना साल बिताया उसका, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 1857 की क्रांति के बाद नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जब सितंबर 1857 को दिल्ली के दोबारा अंग्रेजों द्वारा कब्जे करने के बाद मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई और अक्टूबर 1857 उन्हें सजा के लिए रेंगून जेल भेजा गया। इसी रेंगून जेल में नवंबर 1862 मुगल सम्राट बादशाह अंतिम सांस ली। आज भी हम रेंगून में स्वतंत्रता संग्राम का मजा देख सकते हैं। और ये भी नहीं आता है आपको तो डिक्कों के आदिवासी घुसे का क्या कारण था, ये भी आप बता सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और ये पेपर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आता हूँ और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और अच्छे नंबरों से पास हो। जय हिंद, जय भारत। कल और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।